नमस्कार फ्रेंड्स, अभियान सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि आप सभी ने मेरा ये जो प्रोग्राम है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट किया है, जो मुझे जानते हैं, जो नहीं भी जानते, उन्होंने टेलीग्राम पर जो है वो कमेंट किया है कि आपको मेरे इस घटना चक्र सीरीज़ में जो बताए जा रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो रहा है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट में आपको कुछ अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकूँ। एक्चुअली मैंने खुद बहुत ज़्यादा सर्च किया है। जब मैंने पूरे यूट्यूब पे सर्च किया, घटना चक्र के तो बहुत से ऐसे सीरीज़ हैं सभी सब्जेक्ट के, पर उनका क्या है कि बस टॉप 500 क्वेश्चन या टॉप 200 या टॉप 100 ऐसे करके हैं, जबकि आप टॉप 100 में आप क्वेश्चंस को गेस नहीं कर सकते। किसी में भी टॉपिक वाइज प्रश्न नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना था कि मैं टॉपिक वाइज घटना चक्र कराऊंगी। उसके साथ ही मैं आपको उससे उससे जुड़े एक्स्ट्रा जितनी भी पार्ट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको दूंगी। और धीरे धीरे लोग इसे बहुत सराहना दे रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आप भी अपने सभी मित्रों से इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, ज्ञान जो है ना वो सब जगह मिल रहा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से कितना जो है वो इस खजाने को लूट ले। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ कि फ्रेंड्स 299 रुपीज़ में जो है वो हमारा टेस्ट पेपर है वीडियो का, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का, जिसमें 1953 पोस्ट है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको, आपके लिए। आपको इसमें 25 टेस्ट पेपर मिलेंगे केवल 299 रुपीज़ में। और इसी तरीके से पेट का एग्ज़ाम जो अभी आपका अक्टूबर में है, पेट का भी हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है, ये भी 299 रुपीज़ में है। और ये इसमें जो है वो आपको 10 से 15 टेस्ट पेपर मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के तैयार किए गए हैं। 299 में हमारा जो है RO का भी टेस्ट पेपर जो है वो चलाया जा रहा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा जो है वो 4500 में हमारा एक जो है वो फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच है, जिस बैच में एडमिशन लेने के बाद आप हमारे किसी भी कोर्स को, किसी भी टेस्ट पेपर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी जो है वो फ्रेंड्स 2 इयर्स तक है। 2500 में हमारा RO का फुल कोर्स चल रहा है फ्रेंड्स। RO के फुल कोर्स में हम आपको पूरा हिंदी, एसे राइटिंग और हिंदी ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, उसके साथ ही GS सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। और फाइनल सिलेक्शन तक जो है वो हम आपका इसमें जो है इसकी वैलिडिटी भी जो है वो 2 इयर्स तक है। ठीक है, तो आप हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही में सबसे अच्छा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है 1000 रुपीज़ का जो है वो, ये सिर्फ 5 अक्टूबर तक इसकी वैलिडिटी है कि 5 अक्टूबर के अंदर अगर आप ले लेते तो 1000 में पड़ता है, वरना ये 90% ऑफ पे अभी आपको मिल रहा है नवरात्रि स्पेशल के लिए। उस नहीं तो इसकी फ़ीस बाद में आपकी जो है बढ़ के 10,000 हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें आपको साल भर जो है वो आपको जो है वो UP PCS मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और हर सप्ताह जो है वो आप करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। प्रतिदिन आपको एक प्रश्न स्टार्टिंग के 2 महीने में लिखना है, फिर उसके बाद तीसरे महीने से आपको 2 प्रश्न लिखना है, चौथे महीने में 3 प्रश्न, 5वें महीने में 4 प्रश्न, ऐसे करके आपके प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के 2 महीने पहले, मतलब 2 महीने तक जब रहेंगे प्रारंभिक परीक्षा, तब ये सेशन बंद कर दिया है, ताकि आप प्रारंभिक परीक्षा में कोई डिस्टर्बेंस ना हो पाए। PT क्वालिफाई पर करना भी बहुत ज़रूरी है। मेंस देने के बाद तुरंत फिर आपको 10 क्वेश्चन, और फिर ऐसे करके हम इतने 2000 तक के प्रश्नों का अभ्यास करा देंगे, जिसमें करंट से रिलेटेड सारे प्रश्न रहेंगे। आंसर राइटिंग फिर आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं रह जाएगी। फ्रेंड्स, चलिए तो आपका आज का जो है जो भी हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आज हमारा किसान आंदोलन है, रॉलेट सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है, और क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं हमारा जो है वो वामपंथी आंदोलन है। ठीक है, इससे रिलेटेड सभी प्रश्न रहेंगे, इनको हम कवर करा रहे हैं। चारों पांचों टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। वीडियो भले थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर आपकी कम से कम बहुत लोगों ने बोला कि भाई वीडियो छोटी बनाओ। छोटी छोटी वीडियो आपके अंदर अगर इतना पेशेंस नहीं है कि आप 1 घंटा बैठ कर किसी क्लास को अटेंड कर सके, तो आप क्यों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप मुझे लगता है कभी सॉरी
कम ही स्टूडेंट देखे, पर मेरे जो देखे उन्हें फ़ायदा हो, मैं बस इतना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जो चाहती हूँ, जैसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं वैसा ही दूसरों को मटेरियल देने का प्रयास करती हूँ। चलिए, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण, बारदोली, बेगू या बिजौलिया? तो बिजौलिया भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। आपको पता होना चाहिए, बिजौलिया आंदोलन जो है वो 1897 में शुरू किया गया था, और इस आंदोलन के 3 चरण थे। प्रथम चरण के तहत जो है वो, प्रथम चरण जो है वो 1897 से लेकर 1915 तक चला था, जिसमें जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे, इस समय प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता थे साधु सीताराम। साधु सीताराम, कहीं पे नोट करते रहिएगा, मैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट बोलती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता भी है। सेकेंड चरण में जो है वो ये आंदोलन जो है वो 1915 से लेके 1923 तक चलता है। इस आंदोलन में विजय पथिक, इसके नेतृत्वकर्ता रहते हैं विजय पथिक, ठीक है। थर्ड जो इसका फेज रहता है, तीसरे चरण में यह आंदोलन 1923 से लेकर 1941 तक चलता है। इस समय इसके नेतृत्वकर्ता माणिक्य लाल वर्मा थे। माणिक्य लाल वर्मा थे, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये आंदोलन जो है 3 चरणों में चलता है। 1897 में शुरू होता है। प्रारंभ में नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम विजय पथिक थे, फिर उसके बाद माणिक्य लाल वर्मा थे। तो ये हो गया। तो सबसे पहले यही एक किसान आंदोलन शुरू हुआ था। नाई धोबी सामाजिक बाइकआउट का स्वरूप जो 1919 में हुआ था, 1919 का जो है नाई धोबी सामाजिक बाइकआउट किससे रिलेटेड है? तो चलिए आप इस प्रश्न को करिए। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसमें निम्न जाति के लोगों के उद्धार से रिलेटेड था। या फिर क्या कहते हैं, जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम था, या निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन था। तो नाई धोबी जो आंदोलन है वह प्रतापगढ़ जिले में जो है वो स्टार्ट किया गया था। जब प्रतापगढ़ जिले 1918 में, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, तो ये आंदोलन जो है ना 1918 में जब यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी, यूपी किसान सभा 1918 में जो यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी, इसके जो है वो नेतृत्वकर्ता थे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और एम मालविया थे। मदन मोहन मालविया, गौरी शंकर, इनका नाम पूछता है इसलिए प्लीज़ नाम जरूर याद। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और आपके एम मालविया थे, ठीक है। तो ये जो है ना क्या कहते हैं, इनके क्या कहते हैं, एम मालवीय, इन्होंने, इनकी जब यूपी किसान सभा की स्थापना हुई उसके बाद क्या था ना, यूपी में किसानों के अंदर बहुत जागरूकता पड़ गई, और कांग्रेस के 1919 वाले अधिवेशन में यूपी से बहुत से किसानों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। 1919 का जो दिल्ली वाला अधिवेशन हुआ था उसमें बहुत से यूपी के किसानों ने पार्टिसिपेट किया था। और उसी समय इसी जो है बीच जो है वो अवध में जो है वो मतलब अवध के क्षेत्र जो प्रतापगढ़ आता है, प्रतापगढ़ में जो है वो झुंगरी लाल, ठीक है, झुंगरी लाल और क्या कहते हैं इनके दुर्गा पाल, ठीक है, झुंगरी लाल सिंह, झुंगरी लाल सिंह तथा दुर्गा पाल के नेतृत्व में, दुर्गा पाल, इनका भी नाम पूछा जाता है, झिंगुरी लाल का भी नाम पूछा जाता है। दुर्गा पाल के नेतृत्व में जो है नाई धोबी बंद जो है वो सामाजिक बहिष्कार को जो है वो किया गया, ठीक है। बाद में जो है वो इसमें एक जो है वो बाबा रामचंद्र जो है ना इस आंदोलन से जुड़ गए, जिन्होंने इसको और भी ज़्यादा जो है वो प्रख्यात बना दिया। बाबा रामचंद्र जो है वो,
तो ये सारे नाम इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यदि पूछता है तो आप इन नामों को याद रखिएगा। 1919 में जो है वो नाई धोबी बंद जो है वो सामाजिक बहिष्कार एक तरीके का किया गया था, जो कि प्रतापगढ़ क्षेत्र से रिलेटेड है। इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो झिंगुरी लाल सिंह जो है वो दुर्गापाल थे। बाद में बाबा रामचंद्र भी इससे जो है जुड़ गए थे, बाबा रामदेव नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1930 के दशक में देश में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए जा रहे थे। हमको उनके क्षेत्र को बताना है, तो चलिए शुरू कर देते हैं बताने के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती खुदाई खिदमतगार, स्वामी रामानंद अब्दुल हमीद खां। तो स्वामी सहजानंद जो है वो आपको पता है बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। खुदाई खिदमतगार तो पश्चिमोत्तर प्रांत में एक जो है वो इन्होंने नेतृत्व करता थे। ठीक है, उसके बाद स्वामी रामानंद जो है वो हैदराबाद से रिलेटेड थे और अब्दुल हमीद खां जो है वो दक्षिणी असम से रिलेटेड थे। तो इस तरीके से ए का 3 यही एक ऑप्शन है, तो यही आपका जो आंसर हो जाएगा। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में शुरू होने वाला जो एका आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अवध में एका आंदोलन, क्योंकि ये यूपी स्पेशल में भी आता है और हिस्ट्री में तो आता ही है। ठीक है, तो ये अब एका आंदोलन किससे रिलेटेड था? सरकार को लगान देने बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या लगान का नकद में परिवर्तन। तो ये एका आंदोलन जो है लगान का नकद में परिवर्तन से रिलेटेड है। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ 1921-22 में जो है वो चल रहा था। इस आंदोलन के जो है नेतृत्वकर्ता थे ये आपके मदारी पासी थे, इनका भी नाम पूछता है, इसलिए इस नाम को याद रखिएगा। मदारी पासी इसके नेतृत्वकर्ता थे। और ये आंदोलन, इस आंदोलन का जो क्षेत्र था इसमें 2 तो ब से है, बाराबंकी और बहराइच, बाराबंकी और बहराइच, उसके अलावा सीतापुर, इसके अलावा जो है वो आपका सीतापुर और ये था आपका हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी और बहराइच, ये 4 जगह पे इस आंदोलन का जो है इस क्षेत्र में, इस बेल्ट में इस आंदोलन को जो अंजाम दिया गया। और इस आंदोलन का जो मोटिव था वो ये था कि भाई इनकी जो लगान है वो 50% से ज़्यादा इनसे लगान दिया जा रहा था। तो कहते हैं कि हम लगान को जो है वो उस लगान को हम नगद के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, बस इसी की ये मांग कर रहे थे। एक आंदोलन का ईयर देखिए याद कर लीजिएगा, नेतृत्वकर्ता याद कर लीजिएगा और फिर क्या कहते हैं क्षेत्र याद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आपको पता है कि जब कांग्रेस का 1936 का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, 1936 का जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था उसी समय जो है वो आपके अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1936 में ही। और फिर बाद में जो है इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, अखिल भारतीय किसान सभा। बाद में इसका नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो स्वामी सहजानंद थे। और प्रथम जो इसके सचिव थे वो NG रंगा थे। आप एग्जाम में इसमें लग मत लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रही, इस तरीके का कभी भी प्रयोग मत करेगा आंसर राइटिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें से इसका जो ऑप्शन है वो स्वामी सहजानंद, ऑप्शन ए सही होगा। स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद, एक मिनट, चलिए। स्वामी सहजानंद ने सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण के मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया।
ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण के मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, कब किया था ये पूछा है। अपनी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 में और 1920 के दशक में, तो उन्होंने अपनी मृत्यु के ठीक पहले किया था। अब उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1950 में स्वामी सहजानंद की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब ये बिहार से रिलेटेड थे, तो इन्होंने जो है ना वो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो 1900 आपके ये 48 में कर ली थी। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1948 में, ये आप याद करिएगा, जिसका जुलाई 1948 है, याद रखें। 1948 भी याद रखेंगे तब भी। जुलाई 1948 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन इन्होंने कर दिया था। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का, अखिल भारतीय किसान सभा तो हमारा 1936 में हो गया था, संयुक्त किसान सभा। ठीक है, और इसी में जो है वो इन्होंने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण, भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग रखते हैं। तो अब आपसे ये प्रश्न तो बन चुका है। अब जो प्रश्न बनेगा वो पूछेगा कि अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किसने किया था? तो वो होगा स्वामी सहजानंद ने किया था। कब किया था? 1948 में किया था। ठीक है, कौन सा ऐसा संगठन था जिसने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की बात की थी? तो अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा ने की थी। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है वो भूमि और जल, अपने संगठन के तहत जो है वो भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की बात की थी? तो स्वामी सहजानंद। 5 प्रश्न अब बन सकते हैं जो वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बारदोली सत्याग्रह, भारतीय किसान सभा, बंगाल प्रजा पार्टी और बकास्त संघर्ष। तो बारदोली से तो आपको पता है कि जो है वो वल्लभ भाई पटेल जुड़े थे। भारतीय किसान विद्यालय से हमारे NG रंगा जी जुड़े थे। बंगाल प्रजा पार्टी से फजलुल हक, इन्होंने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना वहाँ पे की थी। ठीक है, पर जो है फजलुल हक जो है उन्होंने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना जो है इन्होंने की थी। और उसके बाद बकास्त संघर्ष, बिहार में बकास्त आंदोलन, किसानों से रिलेटेड आंदोलन है। बिहार में बकास्त आंदोलन से जुड़े हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। ठीक है, तो चलिए ये हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ये अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक का 2 में है, फिर 2 वाले से बी वाले से क्लियर हो जाएगा, तो बी का 4 इसमें है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। पर यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि जो हमारा बारदोली सत्याग्रह है, इसी में जो है वो पटेल के नेतृत्व में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में हुआ था। इसी समय बारदोली की महिलाओं ने जो है वो पटेल को जो है वो सरदार की उपाधि दी थी, और कहीं कहीं कहा जाता है कि गांधी जी ने दी थी। तो दोनों ही चीज़ जो ऑप्शन में आएंगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है कि भारतीय किसान विद्यालय का जो है वो गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? NG रंगा के द्वारा किया गया था। भारतीय किसान विद्यालय, ठीक है, NG रंगा, और इसकी स्थापना 1936 में NG रंगा ने की थी, भारतीय किसान विद्यालय की। फिर आपको पता है बंगाल प्रजा पार्टी, यानी बंगाल में जो है वो कृषक प्रजा पार्टी, यहाँ बंगाल में जो है वो कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना, या बंगाल प्रजा पार्टी इसको कह सकते हैं, मुस्लिम लीग के साथ जब मिल गई थी तो बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना जो है वो फजलुल हक ने की थी। और ये कब की थी? इन्होंने 1937 में की थी। ठीक है, और बकास्त आंदोलन, बिहार में जो है वो बकास्त आंदोलन, बिहार में जो बकास्त आंदोलन है ना, वो मतलब कि जमींदारों द्वारा जो है वो क्या कहते हैं कि काश्तकारों को जो है वो उनकी भूमि पर खेती करने से रोकने के लिए चलाया गया था। यह आंदोलन भी जो है वो 1937 से लेके 1939 तक चला था। उसके बाद फिर 44-45 में फिर पुनः जो है वो इस तरह हुआ था, बकास्त आंदोलन पुनः जो हुआ था। तो इस तरीके से जो है वो इससे जो है वो स्वामी श्रद्धानंद जुड़े थे। बिहार में हुआ था, एक क्षेत्र भी याद रख लिया कि बकास्त आंदोलन जो है वो बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, तो बिहार में हुआ था। और ये
हाँ ये ठीक है आपका एनजी रंगा इस, हाँ बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इससे जो है वो बकास्त आंदोलन से स्वामी श्रद्धानंद, ठीक। तो आपको चारों चीज़ों के बारे में जानकारी हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन, बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी, ठीक है। बंगाल में तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी, चलिए देखते हैं। जमींदारों के की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। एक मिनट। जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। तिभागा आंदोलन का क्या यही वो था। उसके बाद भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत तथा कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। आप बताइए इसमें से क्या हो सकता है। अब तिभागा आंदोलन का तो आपको पता है कि फसल के आधे मतलब तिभागा, बंगाल में जो तिभागा आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1946 में। 1946 में जो मतलब कह सकते हैं कि जो लास्ट मोमेंट में आज़ादी के थोड़े से पहले ये किसान आंदोलन, ये सब किसान आंदोलन, तो बंगाल में ये तिभागा आंदोलन चला था, ठीक है। और ये आंदोलन जो है वो प्रांतीय किसान सभा द्वारा चलाया गया था। ये आंदोलन जो है वो प्रांतीय किसान सभा द्वारा चलाया गया था। इनका जो कहना था कि हम भूमि की 50% मतलब आधा जो है वो हिस्सा जो है वो लगान की जगह पे हम 1/3 देंगे, लगान के रूप में देंगे। इसी को तिभागा आंदोलन कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न को कर लेते हैं ज़्यादातर। भूदान आंदोलन जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, विनोबा भावे और श्री गुरुजी। तो ये आंदोलन जो है वो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। आंदोलन जो है वो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, शुरू किया गया था 1940 में। विनोबा भावे जो है ना वो व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है वो गिरफ्तार होने वाले पहले सत्याग्रही थे, ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े हुए थे। और फिर आज़ादी के बाद जो है वो इन्होंने भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी 1951 में, ठीक है। इन्होंने 1951 में जो है वो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी, ये आंध्र प्रदेश से की थी, ठीक है। आंध्रा से इन्होंने जो है वो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आप विनोबा भावे के बारे में इतनी जानकारी रख लीजिए, आपके लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी। तो 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो है वो NM जोशी, VP बाडिया, VV गिरी और क्या कहते हैं SA डांगे। तो भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो है VP वाडिया ने की थी, ठीक है। और इस मजदूर संघ का VP वाडिया के जो मजदूर संघ हैं उसका नाम था मद्रास मजदूर संघ। VP वाडिया के मजदूर संघ का नाम था मद्रास मजदूर संघ, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, NM जोशी, जेबी कृपलानी। तो महात्मा गांधी ने 1918 में इन्होंने भी की थी, 1918 में इन्होंने की थी जो है वो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हमारे कौन थे। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे BT रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, NM जोशी। तो पहले अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय थे। जब पूरे विश्व में जो है ट्रेड यूनियन का जो है वो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, पूरे विश्व में जो है वो क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन चलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ।
इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की मीटिंग थी, ठीक है, 1920 में। ठीक, तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत में जो है वो 1920 में जो है वो भारत में क्या कहते हैं, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई 1920 वाले जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है, और पहले जो इसके सचिव थे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले जो सचिव थे वो थे जोसेफ बेपेस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा, इनके तो नाम इतने कठिन होते हैं। जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है, इनका नाम था जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है, इनका नाम था। तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1920 में की गई थी, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो है वो इनके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है इस समय की गई थी भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। और फिर जो है वो फिर उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और पहले सचिव जो थे जोसेफ बैप्टिस्टा थे। नेक्स्ट है हमारा 1929 के नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। देखो मैंने ये बताया था ना कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस और यूसुफ। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें M.N. रॉय थे। M.N. रॉय जो थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो 1919 में हुई थी, ठीक है। और फिर उसमें जो है भारत की तरफ से N.M. रॉय ने जो है वो इसके सदस्य बने थे। भारत से N.M. रॉय इसके 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और भारत की तरफ से N.M. रॉय ने पार्टिसिपेट किया था और यही इसके पहले सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। कानपुर षड्यंत्र केस किससे जुड़ा हुआ है? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, या फिर जो है वो आपका कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आप इसको गेस करिए कि किससे रिलेटेड हो सकता है हमारा, किससे रिलेटेड ये हमारा जुड़ा हो सकता है। तो ये हमारे जो है वो साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट जो है एक्टिविटी से जुड़ा हुआ था। अब कानपुर कम्युनिस्ट एक्टिविटी से जो है वो भारत में क्या क्या रिलेटेड फैक्ट आपके जो याद करने वाले हो सकते हैं। तो सबसे पहले भारत में 1920 में जो है वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना, एडक की स्थापना हुई थी, मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो ताशकंद में, आपको पता है कि 1920 में N.M. रॉय जो है ताशकंद में 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। 1920 में M.N. रॉय ने ताशकंद में जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है वो स्थापना की थी। भारतीय कम्युनिस्ट साम्यवादी
कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, अब इनसे जुड़े जो है वो कम्युनिस्टों से जुड़े जो है वो कौन कौन से केस हैं, तो सबसे पहले पेशावर षड्यंत्र केस कम्युनिस्टों से जुड़ा है। पेशावर षड्यंत्र केस जो है वो ये भी कम्युनिस्टों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूछता है अगर ये 1922 में था। उसके बाद जो है वो और भी कई जो है इनसे जुड़े हैं, जैसे आपका ये मेरठ षड्यंत्र केस है, कानपुर षड्यंत्र केस है, और मेरठ षड्यंत्र केस, ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस आपका 1929 से 33 तक था। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है वो कानपुर षड्यंत्र केस इसी से जुड़ा था। कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र केस सभी जो हैं वो इन्हीं से जुड़े थे, आपके साम्यवादियों से जुड़े थे। ठीक है, साम्यवादियों से जुड़ा जो है वो साम्यवादियों के दमन के लिए जो है वो कौन कौन से साम्यवादियों के दमन के लिए जो है वो 1929 में जो है वो 1928-29 में जो है वो आया था जन सुरक्षा कानून आया था। ठीक है, उसके बाद विटले कमीशन भी जो है इन्हीं से रिलेटेड है। विटले कमीशन, ठीक है, ये 1928 में आया था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है, इन सब में साम्यवादियों की भूमिका रहती है। इन सब में साम्यवादियों जो है क्रांतिकारियों से जुड़ गए थे, इन सब में साम्यवादियों की भूमिका रहती है। और उसके बाद मेरठ षड्यंत्र केस भी इन्हीं से रिलेटेड है, आपको ये बता चुकी हूँ। मेरठ षड्यंत्र केस जो है 1929 से लेकर 33 तक चलाया गया था। ठीक, ये साम्यवादियों से रिलेटेड है। अब आपके सामने एक प्रश्न आता होगा कि भारत में जो है वो कानपुर में जो है वो मतलब साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? ठीक, तो 1925 में जो है वो भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। पहले वाले तो ताशकंद में हुई थी ना, तो यहाँ पे भारत में जो है वो 1925 में साम्यवादी दल की स्थापना होती है, सत्यभक्त के नेतृत्व में। और कई और साम्यवादी दल हैं, जैसे जो है वो क्या कहते हैं आपका, लाहौर में था एक, लेबर किसान पार्टी थी मद्रास में। इस तरह से कई साम्यवादियों को जो है वो कई लोगों ने सपोर्ट किया था। तो ये जब साम्यवादी आंदोलन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के गठन किसने किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन, चलिए बताइए, इंद्रसेन, एम.एन. रॉय, सौमेंद्र नाथ, या फिर जो है वो सचिंद्र सान्याल। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से जो हमारे एम.एन. रॉय जुड़े हुए थे। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? ये तो आप आराम से कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी प्रश्न है। सौमेंद्र नाथ टैगोर का जो है वो स्थापित दल का क्या नाम था? यह आपका भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिन दल और अतिवादी लोकतांत्रिक दल। तो ये क्रांतिकारी सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा 1934 में जो है वो 1934 में जो है वो क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, कई बार पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था?
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से जो है वो रोष जो है वो उत्पन्न किया था? तो चलिए आप इसको बताइए। इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया था, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को जो है वो शिक्षा को दबाया था, क्या ये कारण था? इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था कि इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया था। चलिए बताइए क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा कि बिना लोगों पर मुकदमा चलाए जो है वो जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। जो रॉलेट एक्ट था ना वो भारत में वो 18 मार्च रॉलेट एक्ट जो है वो 18 मार्च 1919 को भारत में पारित होता है। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है वो इस रॉलेट एक्ट की जो है वो रॉलेट एक्ट को बनाया जाता है, रॉलेट समिति का निर्माण किया जाता है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। ठीक है, रॉलेट एक्ट का जो है वो क्या कहते हैं कि एक समिति बनाई जाती है जिसमें रॉलेट एक्ट से रिलेटेड प्रावधानों को बनाया जाता है। ठीक है, अब ये जो रॉलेट एक्ट है उसका फुल फॉर्म था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट है। ठीक है, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म है, रॉलेट एक्ट का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब आपको बताएं कि ये जो रॉलेट एक्ट था इसमें क्या था कि देशद्रोह के संदेह मात्र, अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों में संदेह मात्र मतलब कोई संदिग्ध अगर कोई पाता है, केवल संदेह ही हो जाता है ना, तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा पकड़ के, और 2 साल तक जो है उसको जेल में कारावास में रखा जाएगा। कोई अपील नहीं होगी उसके खिलाफ जो है वो, अभी जैसे आपके अनुच्छेद जो है वो 22 में 1, 2, 3 में तीनों में प्रावधान किया है कि अगर आपको जो है वो कोई गिरफ्तार कर लेता है तो आपको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। अगर आपको जो है वो किसी भी ऐसे अपराध के लिए नहीं सजा आपको दी जा सकती जो उस समय जो है वो विधि के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में ना आता हो, किसी भी अपराध के प्रति आपको दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है जो है वो आपके दिया गया है, और आपको जो है वो किसी भी मतलब अपराध 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जो है वो ले जाने का आपको दिया जाता है। तो इस तरीके से कई आपको जो है ना वो अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको संरक्षण मिला हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उस समय रॉलेट एक्ट में टोटली जो है ना मतलब एक तरीके से अनलॉफुल कानून था, और उसके तहत जो है ना वो कहते थे कि केवल देशद्रोह के केवल संदिग्ध मात्र से को पकड़ के 2 साल तक जो है उसमें कारावास में रखा जाएगा, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती, कोई वकील नहीं कर सकता है वो, इसीलिए इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून कहा था। ठीक है, इसे कहते हैं बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, बिना वकील का कानून इसको कहा गया। ठीक है, इस कानून को जिन्ना ने जो है वो काला कानून कहा था। इस कानून के तहत जो है वो 2 नेता पंजाब के थे, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, इनको जो है वो पकड़कर जो है वो जेल में डाल दिया गया था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, इनको पकड़ के जो है वो जेल में डाल दिया था, जिसके विरोध में जो है वो 13 अप्रैल, ये मैं सारी चीज़ें आपको इकट्ठा बता दे रही हूँ, 13 अप्रैल 1919 को जो है वो जलियांवाला बाग में जो है वो क्या कहते हैं एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग की जो नेतृत्व करता थे वो हंसराज थे। ठीक है,
इस मीटिंग के जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था हंसराज, और इनके नेतृत्व में जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई गई थी और कहा गया, मतलब उस समय बात करी जा रही थी। अचानक से जब मीटिंग शुरू ही नहीं, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, जलियांवाला बाग एक अलग से जो है किताब भी है, आप जब भी किसी किताब में इसको पढ़ेंगे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो बड़े बड़े वहाँ पे कुएं थे ना, मतलब कि बड़े बड़े गड्ढे थे ना, वो गड्ढे लाशों से पट गए थे। और अभी जो है वो जो है 2019 में जो है वो जब इसके 100 साल पूरे हुए थे ना, तो ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश ने वहाँ की लोग, मतलब जलियांवाला बाग निर्मम हत्या के लिए जो उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, मतलब भारत के सामने जो है वो माफ़ी भी मांगी थी, उसके लिए बहुत खेद भी व्यक्त किया था। पर उस समय तो समझ लीजिए कि इतनी दर्दनाक घटना थी कि जैसे ही मीटिंग शुरू भी नहीं होती, लोग इकट्ठा होते ही हैं, इतने संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, मतलब, और लोगों को गोलियों से धड़ाधड़ भून दिया गया था। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था और सैन्य जनरल जो है उस समय आर डायर था। पंजाब का लेफ्टिनेंट, ये चीज़ बहुत पूछता है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो जनरल ओ डायर था, और सैन्य जनरल उस समय पंजाब का सैन्य जनरल जो था वो आर डायर था। डायर क्या, डायन थे ये सब, डायर था, ठीक है। ये तो इन्होंने जो है वो गोलियां चला दी। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ी सी जगह बच जाए तो मैं बता दे रही हूँ। एक और फैक्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है वो सरकार द्वारा इसकी जांच के लिए, सोचिए कि मतलब जो जनरल ओ डायर को जो है वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, कि मतलब सम्मान दिया गया था। वहाँ पे जो है ना उनको राजकुमार बताया गया था, स्वर्ग से उतरा हुआ राजकुमार बताया गया था। सोचिए कि मतलब कितनी, मतलब घृणास्पद, कितनी घृणा करने वाली चीज़ें हैं, घटना है ये। तो ये जो है वो जलियांवाला सरकार के द्वारा इसकी जांच के लिए जो है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर समिति का गठन किया गया था। सरकार द्वारा इसकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। और विचित्र बात तो यह है कि इस समिति के जो है वो सदस्य, जो भारतीय सदस्य थे, चमन सीतलवाड़ थे, चमन सीतलवाड़ थे, ठीक है। चमन सीतलवाड़, जगत नारायण मुल्ला, जगत नारायण थे, और सुल्तान अहमद थे। ये नाम इनका याद रख लीजिएगा, नफरत होती है इन लोगों से, ठीक है। चमन सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद थे। पूरे ही घटनाक्रम को जो है ना, इस समिति के जो सिफारिशें थी, मतलब जांच समिति जो हुई थी, पूरी घटनाक्रम पे पूरी लीपापोती कर दी इन्होंने। उसके बाद कांग्रेस के द्वारा जो है ना, वहाँ एक कांग्रेस के द्वारा भी एक जांच समिति का गठन किया गया। इस कांग्रेस के द्वारा जो जांच समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे, बताइए कौन हो सकता है? उसके अध्यक्ष थे MM मालवीय, मदन मोहन मालवीय जो है वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके एक सदस्य के रूप में गांधी जी भी थे, गांधी जी भी इस समिति के सदस्य थे। तो कांग्रेस के ने जो जांच समिति का गठन किया था उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, और गांधी जी उसके सदस्य थे। सरकार के द्वारा जो जांच समिति बनाई गई थी, गठन की गई थी, उसमें चमन सीतलवाड़ थे, जगत नारायण थे, और आपके सुल्तान अहमद थे, तीनों, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने पूरा आपको रॉलेट एक्ट से लेकर रॉलेट एक्ट जो है 18 मार्च 1919 में पारित हुआ था। जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड जो है उसके एक महीने पहले 13 मतलब एक महीने होने के पहले ही जो है वो 18 अप्रैल को एक महीना होता, उससे पहले 13 अप्रैल को घटित हो गया, ठीक है। और क्यों हुआ? सैफुद्दीन किचलू और आपके जो है वो सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से आपको बता दी। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि अब आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए। चलिए, ये वाला तो कर लिए थे हम लोग। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? ठीक है, भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, द्वितीय ये वाला था आपका, ठीक है। ये वाला आप आराम से कर सकते हैं, इसमें तो अब आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थी। चलिए बताइए, आप खुद गेस करिए। सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। ये तो बिल्कुल गलत है। साइमन कमीशन कहाँ जो है वो 1927 की घटना है और कहाँ ये जो है वो 1949 की घटना है। बिल्कुल बेकार वाली बात हो गई। ये वाला थर्ड वाला तो बिल्कुल गलत है। पहला बिल्कुल सही है कि रॉलेट अधिनियम जो है सेडिसन कमेटी के सिफारिशों पर आधारित थी। सेडिसन कमेटी के रॉलेट सत्याग्रह, हाँ उस समय होम रूल लीग के जो भी सदस्य थे ना, उसमें जो है होम रूल लीग के सदस्यों ने मुस्लिम लीग को मिलाया था, कांग्रेस के नरम और गरम दल को मिलाया था, और जो भी उनसे जुड़े उस समय जो भी राष्ट्रवादी नेता थे उनका जो है वो इस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रयोग किया। तो इसका 1 और 2 वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट सत्याग्रह है। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाए जाने का सुझाव दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब फिर से दोबारा ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये होगा अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही रॉलेट सत्याग्रह के के अंतर्गत जो है वो लगान न देने का आंदोलन भी चलाने के लिए बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। ये क्वेश्चन अभी भी शायद इस बार 2022 वाले में पूछा गया था। एग्जैक्टली मुझे नहीं याद हो रहा है, पर ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से सदस्य किसने परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। शंकर नारायण ने। इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिए क्योंकि मुझे लगता है इन्हीं दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न पूछा था इस बार 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस बार तो पूछेगा नहीं, अब 23 में शायद बहुत मुश्किल है रिपीट करने का, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सही क्रम के रूप में है। चलिए इसको बताइए कौन सा। आप इसको अभी इतना कर लिए हैं तो जरूर बताएं। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। ये आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सत्यपाल को बंदी बनाया गया था, ये आपको 6 अप्रैल को, ठीक है। और उसके बाद अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अमृतसर के कांग्रेस का अधिवेशन आपका कब हुआ था बताइए। अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। ये अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन मेरे ख्याल से दिसंबर में हुआ था। हाँ दिसंबर में हुआ था, ठीक, दिसंबर में हुआ था अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन। तो जो घटना हो सकती है वो क्या हो सकता है, दो, हाँ ये वाला नंबर 1 पे होना चाहिए, ये वाला नंबर 2 पे होना चाहिए, और ये तो नंबर 3 पे है ही, ठीक है। तो कोई एक ऐसा ऑप्शन है, हाँ ये ए वाला है ऑप्शन आपका 2, 1, 3 वाला, ठीक है। अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर में हुआ था। 6 तारीख को जो है वो आपका ये इनको सत्यपाल मलिक और जो है वो नहीं 6 या 9 को, हाँ 9 को गिरफ्तार किया गया था। 9 को गिरफ्तार किया गया था, सॉरी 9 को जो है सत्यपाल मलिक को बंदी बनाया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 को हुआ था। 9 को इनको गिरफ्तार किया गया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद 13 अप्रैल को इसके विरोध हुआ था और दिसंबर में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। तीनों इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 और 9 में थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि 9 तारीख को, सॉरी फिर से 6 बोल रहे हैं, 9 अप्रैल को 1919 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर, आपको पता है पंजाब के जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को किसने मार डाला था। आपको पता है उसकी पिक्चर भी आ चुकी है ना, उधम सिंह ने मार डाला था, ठीक है। उधम सिंह ने जो है माइकल ओ डायर को मार डाला था, ठीक है। कब मारा था, 1940 में। कितनी मतलब तब से भरे पड़े थे और उसके बाद जो है वो मार दिए, और उसके बाद उनको मृत्युदंड भी हो गई, पर उस समय लोग डरते नहीं थे इन सब चीज़ों से।
जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। मैंने जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, CR दास को सौंपा गया था या फिर फजलुल हक को? बताइए किसको सौंपा गया था। ठीक है, ये महात्मा गांधी। हालांकि ये ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए क्योंकि नेतृत्वकर्ता इसके मदन मोहन मालवीय थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो मालवीय थे। ठीक है, तो अब चूंकि इसमें जो है वो गांधी जी भी इस समिति के एक सदस्य के रूप में थे, तो अगर इसमें गांधी जी ऑप्शन में है तो हम गांधी जी मार देंगे। ठीक है, पर अगर आता है मालवीय तो मालवीय करेंगे। निम्नलिखित में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया था? तो वो जलियांवाला बाग नरसंहार को ही मॉन्टेग्यू ने जो निवारक हत्या की संज्ञा उसने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया? शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह और अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, तो खिलाफत कमेटी जो खिलाफत आंदोलन से जो जुड़े थे वो शौकत अली और मोहम्मद अली थे। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली से जुड़े थे और जो है वो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन किया गया था, एक अखिल भारतीय, उसी समय जो है वो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। अखिल भारतीय, इसके जो सदस्य थे वो आपके शौकत अली, मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां, ये सब थे। शौकत अली, मोहम्मद अली, अली बंधु इनको कहते हैं, और हकीम अजमल खां थे। यहीं पे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, अहरार आंदोलन से जुड़ा कौन था? अहरार आंदोलन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अहरार आंदोलन से जुड़ा कौन था मुस्लिमों के? अगर आप ये बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? चलिए बताइए, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना, ये उनका उद्देश्य था। मुस्लिम समाज का सुधार करना, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफ का रक्षण। ठीक है, और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। ठीक है, इनमें से क्या था खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बताइए आप क्या था? भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना था और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण था। मतलब ये क्या ना, तुर्की साम्राज्य जो है वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना, तो इन्होंने कहा कि जो है वो तुर्की साम्राज्य को हम समाप्त नहीं होने देंगे। तुर्की साम्राज्य का जो वर्चस्व उसको हम तुर्की साम्राज्य को समाप्त नहीं होने देंगे। पर जब विरोधी खेमे में तुर्की चला गया और उसको जो है उन्होंने तुर्की साम्राज्य को समाप्त कर दिया, तब जो है वो तुर्की साम्राज्य की रक्षा के लिए जो इन्होंने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया और खिलाफत आंदोलन चलाया। और फिर वही उसी समय भारतीयों के असहयोग आंदोलन से वो मिल गए और हिंदू मुस्लिम एकता एक तरीके से हो गई। मतलब मुस्लिम लीग और हिंदू जो है वो अपना कांग्रेस जो है वो मिल गया और अखिल भारतीय जो है वो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ साथ ही चलाया गया था। ठीक है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होना चाहिए इसके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं। जिन्ना ने तो इसका बहुत बड़ा विरोध किया था। इसके अध्यक्ष जो है वो अपने महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिल उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। हाजिल उल मुल्क की जो है वो पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खां ने। ठीक है, हकीम अजमल खां ने जो है वो खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिल उल मुल्क की पदवी जो है वो त्याग दी थी। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जामा मस्जिद से जो है वो उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का जो है वो एक दौर चल रहा था, तो उसी समय जो उसके बाद मुझे लगता है कोई दौर ही नहीं आया ऐसा कोई जो है वो वह आंदोलन जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम एकता के पर भाषण दिया था, वो कौन थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय या फिर जो है वो स्वामी श्रद्धानंद। तो बताइए ये कौन थे? ये थे स्वामी श्रद्धानंद थे अपने। ठीक है,
बकास्त आंदोलन वाले। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? सॉरी नेता ने सेना कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? गला सूख रहा। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली और स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने नहीं किया था? आपको पता होना चाहिए कि इस आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किसने नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय इसके बिल्कुल विरोध में थे। और अगर मुस्लिम लीग की बात किया जाए ना तो मोहम्मद अली जिन्ना भी इसके बहुत विरोध में थे। उन्होंने कहा था कि आप जो है ना वो सांप्रदायिकता को मत घसीटिए, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है ना वो मतलब कि जाति को, जो संप्रदाय को मत घुसाइए, ये उनका कहना था। और जो ये मदन मोहन मालवीय जो कट्टर हिंदूवादी थे, ये भी जो है वो इस आंदोलन के बिल्कुल विरोध में थे। मुस्लिमों में मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय वो मुस्लिम लीग के वैसे सदस्य भी नहीं थे। उसके बाद जो है बात करते, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन ने इस कथन का संबंध है? ठीक है, ये एक कथन है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी घटना के बारे में कहते हैं? 1857 के विप्लव के बारे में, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में, 1942 के। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बात भी खिलाफत असहयोग की चल रही है और केवल यही एक आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बड़े मतलब व्यापक तौर पर दिखाया जाता है। तो इसी भी आंदोलन के बारे में बात करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह 1921 का मोपला आंदोलन शाखा था किसके? खिलाफत आंदोलन का था, या फिर क्या कहते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शाखा थी, या स्वदेशी आंदोलन की, या असहकार आंदोलन की किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन इसकी शाखा थी, क्योंकि इसी समय वो भी चल रहा था और इसी समय ये भी चल रहा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहीं पे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। लगभग जो है वो आपके 36 से 37 प्रश्न के करीब आज करवाए गए हैं, जिसमें आपको टॉपिक तो कम से कम जो है 40 से 45 कवर कराए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है वो अच्छे से याद करें। इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही जो है वो 5 से 6 लेक्चर के में जो है वो आपका ये पूरा टॉपिक ख़त्म कर दूँगी। आपका मॉडर्न इंडिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपको साथ साथ में याद भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप हमारा 1000 रुपये का जो हम फीस देकर आप साल भर का जो है वो हमारा मेंस आंसर राइटिंग के प्रोग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि प्रतिदिन अगर आप आंसर, इसमें हम एक आंसर राइटिंग हैबिट डेवलप करेंगे। लोगों को जो है वो आंसर राइटिंग लिखने में जो हेजिटेशन होती है उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास करेंगे। अभी भी समय है, आप जुड़ जाइए जो है वो, और एक तरीके से इतिहास लिखने के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।